अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब वादा मैं फैटअप पे दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, अभी जो मीटिंग हुई है रिसेंट फैटअप की, उसमें जो डिस्कशन हुई है वो सब को अगर हम गौर से देखें तो उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं, और मुझे ये एनालिसिस है ये मेरा, और उससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि अब फैडफ के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना, ज़्यादा देर तक ग्रे लिस्ट में रखना मुमकिन नहीं, और बहुत जल्द पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में लाना पड़ेगा। नाजरीन, अगर आप इसकी ज़रा बैकग्राउंड देखें कि पाकिस्तान एक पुरअमन यानी पीस लविंग और पीस लिविंग कंट्री है, और हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए। और ये G7 कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने के फैडअप बनाई, उनको ये बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं और पाकिस्तान पे किस तरह ये प्रेशर है और किस तरीके से पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का शिकार हुआ। ये तकरीबन 74 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, लेकिन हमारा तरक्की का सफ़र जो है वो बहुत पहले यानी तकरीबन 80s में रुक गया। उसकी वजह ये थी कि पहले रशिया जो है उसने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, और उसके बाद 9/11 हो गया। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त बहुत से लाखों की तादाद में अफ़गानी जो हैं वो पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हो गए, और उस वक्त यही G7 कंट्रीज़ और बहुत से कंट्रीज़ मुल्कों ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप इनको पनाह दें, और पाकिस्तान की मदद भी की, फ़ाइनेंशियल हेल्प भी की अफ़गानिस्तान के लोगों को पनाह देने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब अफ़गानिस्तान से 9 साल के बाद रशिया निकला तो यहाँ इन लोगों ने अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए और रशिया को वहाँ से निकालने के लिए यहाँ ग्रुप्स बनाए, ट्रेनिंग्स की। तो हमें क्या मिला? दहशतगर्द मिले और ड्रग मनी मिली। इसके बाद 9/11 हुआ, तो ये जो ग्रुप अमेरिका बनाता रहा था रशिया को वहाँ से निकालने के लिए, अब अमेरिका उन्हीं ग्रुप्स के ख़िलाफ़ चाहता था काम करना और इनको यहाँ से निकालना चाहता था। फिर पाकिस्तान जो ना विक्टिम बना दहशतगर्दी का। तो ये जो कुछ भी होता रहा है, इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये सारा का सारा कसूर जो है ये 9/11 का है और रशिया का अफ़गानिस्तान पे हमला करने का है। दोनों सिचुएशंस में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और जब 9/11 हुआ, तो इस सारी वॉर के अंदर ड्रग मनी इस्तेमाल होती रही और अदर सोर्सेज से ब्लैक मनी भी इस्तेमाल होती रही। तो ये पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों का विक्टिम बना, और जब ये सारा कुछ ख़त्म हुआ तो ये किसके हिस्से आया? ये सारा कुछ ये पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो ओरिजिनली पाकिस्तान का, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है, ऐसी चीज़ों से, ये मनी लॉन्ड्रिंग से और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाद में कुछ हमारे सियासतदान और कुछ लोग जो हैं इसमें शामिल हुए, और अब फैटअप का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना जो है ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात नहीं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे बगैर पाकिस्तान की मदद की जाती कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इनसे छुटकारा हासिल कर सके। नाजरीन, एक जो है इसका पहलू वो तो ये है, अब हम फैडअप की सिफारिशात को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है, अब आप खुद मेरे साथ पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएं और देखें कि अब हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं इसको। माजी में हमारे हुक्मरान खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स जो अहम उहदों पे फाइज थे, और फिर आपने देखा कि उनके अकाउंट्स जो ना दुबई में मिले,
फिर टीटी स्कैंडल्स, फिर ड्रग माफिया, पाकिस्तान में ब्लैक मनी का बढ़ता हुआ हुजम, ये सारा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट में ब्लैक मनी जो है एक मनफी रोल अदा करती है। और अब इस सूरत हाल में फेडअप का प्रेशर डालना कि मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म किया जाए, सख्त क़वानीन बनाए जाएं और उन पर अमल दरामद किया जाए। एक मैं बात बताता चाहता हूँ, इस चीज़ के कोई शवाहद नहीं है कि पाकिस्तान में ब्लैक मनी जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें भी हैं और उनकी मैं हिस्ट्री आपको बताई कि वो पाकिस्तानियों की नहीं है। जो वजूहात थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और अब ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो यही करप्शन की पैसे की है, ड्रग मनी है, दहशतगर्द तंजीमों के पास पैसा है। लेकिन ये कहाँ से आया? ये अमेरिका ने ही सारा कुछ ये तंजीमें वगैरह बनाई थी, अमेरिका ही इन तंजीमों को सपोर्ट करता रहा है। अच्छा, दूसरा फेडअप का ये कहना कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म किया जाए, इन तंजीमों का हुकूमत पाकिस्तान से या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है ये अनडॉक्यूमेंटेड होता है, तो इसलिए ये जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसको डिप्रेस कर देता है और इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अगर फेडअप हमारे ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक की जाएं, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। फेडअप का एक और भी रिकमेंडेशन है कि पाकिस्तान तमाम जो पैसा है उसको डॉक्यूमेंट करे, लेन देन के मामलात को डॉक्यूमेंट करे, और क़वानीन इस मामले में बड़े सख्त किस्म के होने चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब सारी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाएगा तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता चलेगा कि पाकिस्तान की हम डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। फिर लोगों को टैक्स वगैरह जिनका बनता है उनको भी पे करना पड़ेगा। तो ये मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अभी हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को बहुत बेहतर किया है, तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि तकरीबन 19% जो है वो रिमिटेंस में इजाफा हुआ है। जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, तो ये इसमें तकरीबन 19% इजाफा हुआ है। जहाँ तक अब पाकिस्तान में पैसा आने का ताल्लुक है, ये इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई इजाफा नहीं हुआ। ये सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसके बुक्स में आ गया है और वो पाकिस्तान को इस तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से सारा डॉक्यूमेंट किया जाए तो ये तकरीबन 80% जो है ये इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पैसा भेजना ही भेजना है। मैं खुद तकरीबन 6 साल बाहर रहा हूँ, 2 साल मैं यूके में रहा हूँ, 4 साल मैंने मिडल ईस्ट में गुजारे हैं। तो मैंने खुद देखा है कि हुंडी का कैसे कारोबार होता है। पाकिस्तानी लोग जिन्होंने अपने माँ बाप बहन भाइयों को या ज़कात के लिए या किसी की मदद करने के लिए पाकिस्तान में पैसा भेजना होता है, वो जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, उन्हीं शॉप्स में ये काम भी होता है। वो जा कहते हैं कि हाजी साहब, चौधरी साहब, ये पाकिस्तान में फ़लाँ जगह पे पैसे जना भेज दें। उनकी मौजूदगी में खड़े खड़े टेलीफोन होता है और चंद घंटों के अंदर जो है उनके घर वालों को पैसे मिल जाते हैं। और ये सारा ज़ुबानी लेन देन हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। लेकिन पढ़े लिखे जो लोग हैं, अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है, वो ये समझते हैं। और इसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म जो कि तकरीरें करते रहे हैं, या बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं उनको बड़ी उम्मीद है प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि ये कुछ बेहतरी लाएगी। एक ये भी वजह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अब बैंकिंग चैनल से पैसा भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम बैंकिंग चैनल जो कि इम्प्रूव किया गया है, और जिस तरह ऑनलाइन बैंकिंग पाकिस्तान में इम्प्रूव की गई है कि
जस्ट आप अमेरिका में बैठा हो, कोई रिलेटिव आपको पैसे भेजता है तो 24 घंटे से भी कम वक्त में आपको मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो इसकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि ये बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर और चाहते हैं कि रेमिटेंस में इजाफा हो, तकरीबन 80% तक ये इजाफा हो सकता है, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। शायद कोई इंसेंटिव वगैरह दे के तो बहुत ज़्यादा पैसा यानी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान हासिल कर सकता है। नाजरीन, मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि ब्लैक मनी और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये कुछ इनमें कोरिलेशन है। आप ये देखेंगे हमारा जो पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें किस तरीके से इलेक्शंस में अरबों रुपए जो ना वो खर्च किए जाते हैं, और जो अरबों रुपए खर्च करके आते हैं फिर वो इसको डबल करके वापस भी लेना चाहते हैं। तो वो सारा जो है फिर करप्शन होती है, और ये सारा ब्लैक मनी, ड्रग मनी, फिर रूल्स इस तरीके से हैं। तो ये भी इस चीज़ पे भी गौर करने की ज़रूरत है। और फिर जब हमारे माशरे पे प्रेशर आया ब्लैक मनी का, और जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है, जब अफ़गानिस्तान में रशिया आया और 9/11 हुआ और सारा ब्लैक मनी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो उसने फॉर्मल इकॉनमी को डिप्रेस कर दिया, और ये उस वक्त से ये चला आ रहा है। उसमें ये क्या हुआ कि कुछ लोग बहुत अमीर होते गए और आवाम जो है वो बहुत गरीब होते गए। इससे हमारी नॉर्म्स जो वो चेंज हो गई, और जो हमारी वैल्यूज़ थे, वो एथिक्स थे, उस पर लोग अमल करना छोड़ दिया, बल्कि उनसे ये दूर होते गए, और जो हमारी अखलाकी कदरें हैं वो बड़े बुरे तरीके से पामाल हुई। अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ होता है ये अरबों के हिसाब से पैसा जो खर्च होता है। तो फिर किस तरीके से जो है इस पॉलिटिकल सिस्टम पे लोग इन्हिसार कर सकते हैं। अभी ये जो एक वाक़या जिसके लिए एक मैंने छोटी सी अलहदा वीडियो भी बनाई है कि पंजाब की सीटें जो हैं सेनेट में, उस पर जो इलेक्शन हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। अगर इस तरीके से सारा हो तो ब्लैक मनी को इसका जो ब्लैक मनी की सर्कुलेशन है उसको कम किया जा सकता है। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है, ये ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में कभी इधर ट्रांसफ़र होती है, कभी उधर ट्रांसफ़र होती है, तो फिर इसमें भी कमी आ सकेगी। और ये जो हमारा माशरा है जिस तरीके से इन्हतात इसमें आ रहा है, फिर उसमें भी बेहतरी आएगी। तो ऐसी सूरत में जो फेडएफ की रिकमेंडेशंस हैं उन्हें हमें अपने लिए नेमत समझना चाहिए। देखें, एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये G7 कंट्रीज़ का ही कसूर है या रशिया का है जो कुछ यहाँ होता है। और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे एंगल से इन रिकमेंडेशंस को देखें, इस पे अमल करके हम बेहतर से बेहतर अपने मुल्क की हालत कर सकते हैं। अब करप्शन और ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें अपना पॉलिटिकल सिस्टम तब्दील करना होगा, सख्त कानून बनाने होंगे और उन पर फिर सख्ती से अमल भी करना होगा। इकॉनमी को 100% जो है ना वो डॉक्यूमेंट करना होगा। ये एक सख्त मुकाबला है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान। इसमें मैं कहूँगा कि हमारे लोग जो हैं उनको अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, करप्शन से दूर हट के इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, और ये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।